तकरीबन क्लास 11 फिजिक्स में आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है दाब मापी। जो दो दाब मापने के लिए यंत्र यूज़ किए जाते हैं, डिवाइस यूज़ की जाती है, उन्हें हम दाब मापी कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं बैरोमीटर। तो पारे का एक बैरोमीटर आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया कि पारे के दाब मापी कैसा होता है और पारे के दाब मापी से हम दाब कैसे ज्ञात करते हैं। आज इसको शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ट्यूब है जो उल्टी एक वेसल में रखी गई है और इस ट्यूब में पारा भरा हुआ है और जो वेसल है उसमें भी पारा भरा हुआ है। इस ट्यूब में जो पारा है भरा हुआ है, इसमें थोड़ा सा गैप है ऊपर, उसमें जो भी गैस होगी या वायु है, तो वहाँ पे वो सेक्शन है जहाँ पे P इज इक्वल टू 0 सेक्शन दिया गया है। और जो वेसल में जो ट्यूब में भरी हुआ है पारा, उसकी ऊंचाई कितनी है, h, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा h। और यहाँ पे इस पॉइंट पे ए पॉइंट है और इधर पॉइंट बी है। आप जानते हैं ये जो खुला वाला सेक्शन है, ये वाला यहाँ पे जो सेक्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे केवल वायुमंडल होगा। तो वायुमंडल का दाब होगा, उसको हम लोग P0 से शो कर रहे हैं। और जो सेक्शन ऊपर h हाइट तक भरा हुआ है, तो इस पॉइंट ए पर जो टोटल दाब होगा वो होगा पी ए। और पी ए में जो टोटल दाब होगा वो होगा पी सी, जो ऊपर यहाँ पे दिखाया गया है। और साथ ही साथ रो जी एच, जो h हाइट का मरकरी भरा हुआ है उसका दाब। तो टोटल प्रेशर हो गया यहाँ पे रो जी एच, सिंस इसका जो दाब है पी का वो 0 है, तो यहाँ पे जो दाब हो गया वो हो गया रो जी एच। अच्छा, पी बी की वैल्यू आप देखते हैं यहाँ पे, पी बी क्या है, वायुमंडलीय दाब पी नॉट है। और पी बी और पी ए का दाब क्या होगा, बराबर होगा। तो पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी नॉट। सो पी नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, रो जी एच। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वायुमंडल का दाब रो जी एच निकाल लिया। यहाँ पर रो की वैल्यू आप वायु का घनत्व रख देंगे जी 9.8, और एच की वैल्यू जो भी ट्यूब की लेंथ होगी इसमें पारा भरा हुआ वो आप रख देंगे। इससे आपको वायुमंडल का दाब मिल जाएगा। इसे एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पे दिखाई गई है, जो कि आती है 1.013 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से पारे के दाब मापी से हम वायुमंडलीय दाब ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक दाब मापी दिया गया मैनोमीटर। मैनोमीटर में एक ट्यूब होती है यू शेप की। इसमें भी आपको जिसके द्वारा दाबांतर तथा गेज दाब का मापन किया जाता है, यहाँ पे यू शेप की नली ही दी जाती है। और कम घनत्व का द्रव जैसे तेल अथवा अधिक दाबांतर के लिए अधिक द्रव का घनत्व जैसे पारा भरा जाता है। तो नली का एक सिरा वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, ये वाला सिरा देखिए आप, वायुमंडल खुला छोड़ा गया ये वाला। और दूसरे सिरे जिस निकाय का दाब ज्ञात करना है वहाँ पे अटैच कर दिया जाता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये एक निकाय है जिसका हमें दाब ज्ञात करना है, तो यहाँ पे इसे अटैच कर दिया गया ए पॉइंट पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सेक्शन ए और बी एक ही क्षैतिज तल में, इसलिए पी ए बराबर पी बी होगा। पी ए पे जो प्रेशर है वो इस वेसल के कारण है। पी ए पे जो प्रेशर होगा वो पी की वजह से होगा, तो पी ए इक्वल टू पी है। और पी बी पे जो प्रेशर होगा, टोटल यहाँ पे प्रेशर होगा वो होगा, एक तो एक एच हाइट का जो लिक्विड भरा हुआ उसका प्रेशर रो जी एच, प्लस ऊपर वायुमंडल है तो इसलिए पी नॉट। तो पी बी पे टोटल प्रेशर है पी नॉट प्लस रो जी एच। तो अगर दोनों को इक्वल रखेंगे हम तो पी इक्वल टू पी नॉट रो जी एच आ जाएगा। और पी नॉट का आप इस तरफ यहाँ बराबर के तो पी माइनस पी नॉट रो जी एच। तो वायुमंडल के दाब के साथ इस वेसल में जो दाब है उसका अंतर आया रो जी एच। और एच की हाइट जो भी दाबांतर होगा उसके अनुपाती होगी, और इस तरीके से हम दाबांतर निकाल लेंगे। इसके बाद आते हैं पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट आजकल बहुत चलित एक युक्ति है जिसके द्वारा अधिक जो भारी काम है या अधिक भार की वस्तु है उसको उठा लिया जाता है कम बल लगाकर भी। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये पास्कल के नियम के उस पर सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका सिद्धांत पास्कल के नियम के आधारित आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी द्रव के किसी भाग पर लगाया गया दाब बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। मतलब एक प्लेस पे अगर आप दाब लगाते हैं तो वही दाब उस पूरे लिक्विड में किसी भी पॉइंट पर आप जाएंगे तो वहाँ पे सेम फॉर्म में पहुँचेगा। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक सेक्शन दिया गया है फिगर में। यहाँ पे ये वाला सेक्शन कम एरिया का और ये वाला सेक्शन ज़्यादा एरिया का है। और यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं F1 और यहाँ पे फोर्स मिलेगा आपको F2। दोनों का एरिया अलग अलग है, यहाँ पे एरिया A1 है, यहाँ पे एरिया A2 है। सिंस प्रेशर जो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे वही प्रेशर यहाँ पे पहुँचेगा, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के हम लोग यहाँ पे करते हैं। सिंस प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो दोनों ही फोर्स अपॉन एरिया का रेशियो इक्वल होगा। अब F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F1 क्रॉस A2 अपॉन A1। यहाँ पर अगर आप फिगर में देखेंगे तो A1 का एरिया कम है, तो इससे भी क्लियर होता है कि F2 की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। और A2 ऑलरेडी ज़्यादा है तो भी F2 आपको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि F2 A2 के प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से हम कम बल लगा के ज़्यादा बल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विधि से कई जगह पे आप जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट होती हैं कि कोई भारी वस्तु उठानी, जैसे लाइक यहाँ पे दिखाया गया डायग्राम में कार है और यहाँ पे कोई लीवर है जहाँ पे हल्का सा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये भारी वस्तु आसानी उठ जाएगी। आपके आसपास जो आपने मशीनें देखी होंगी, कई जगह पे खोदाई की मशीनें आती हैं, जेसीबी मशीन होती हैं,
और क्रेन्स होती हैं जो हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाती हैं, वो आजकल हाइड्रोलिक लिफ्ट पे वर्क करती हैं। कुछ कुछ अपने लोग ट्रैक्टर्स पे भी कुछ लोग वो हाइड्रोलिक लिफ्ट्स अप्लाई करके रेता बजरी उठाने का कार्य करते हैं, जो आप अपने घर के आसपास सड़क किनारे जहाँ पे रेता बजरी के स्टोर होते हैं वहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आता है धारा रेखीय प्रवाह और विद्युत प्रवाह। तो जैसे आप धारा रेखीय प्रवाह में जैसे कोई वाटर फ्लो हो रहा है स्ट्रीम लाइन सेक्शन में, जहाँ पे जल का या लिक्विड का एक प्रत्येक कण जो उसके जो पाथ फॉलो करता है, उसके आप पीछे आने वाले कण भी वही पाथ फॉलो करते हैं, तो हम कहते हैं कि प्रवाह कैसा धारा रेखीय प्रवाह है। तो धारा रेखा सरल रेखा में होता है, वक्र कुछ भी हो सकता है। धारा रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर द्रव के वेग की दिशा को प्रदर्शित करती है। दो धारा रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। धारा रेखीय प्रवाह में किसी बिंदु पर द्रव का वेग समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। तो अगर जैसे आप कुछ कहीं जहाँ पे टैप वाटर निकल रहा होता है, अगर हम उसको स्लो स्पीड में खोलें तो वहाँ पे धारा रेखीय प्रवाह देखने को मिलता है। और उसी टैप को हम ज़्यादा खोल दें तो पानी बहुत तेज़ी से जिगजैग मोशन में निकलता है, तो उसे हम बोलते हैं विक्षुब्ध प्रवाह, टर्बुलेंट फ्लो। तो जहाँ पे धारा बिल्कुल स्मूथ शेप बनती हुई नज़र आती है टैप से निकलती हुई, उसे हम कहेंगे धारा रेखीय प्रवाह। और जब धारा का प्रवाह ज़्यादा हो जाता है तो वो एक विक्षुब्ध प्रवाह में परिवर्तित हो जाता है, जो कि यहाँ पे बताया गया टर्बुलेंट फ्लो, जो कि यहाँ पे लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होंगे वो जिगजैग मोशन में फ्लो कर रहे होंगे, टेढ़ा मेढ़ा फ्लो कर रहे होंगे। रेनॉल्ड्स संख्या क्या होती है? रेनॉल्ड्स संख्या रेनॉल्ड्स ने दी थी सन, और अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने तरल के धारा रेखीय प्रवाह अथवा विद्युत प्रवाह का निर्धारण एक विमाहीन संख्या से होता है, जैसे रेनॉल्ड्स संख्या कहते हैं। इसका मान जड़त्वीय बल तथा श्यान बल के अनुपात के बराबर होता है। तो जड़त्वीय बल और श्यान बल का जो अनुपात निकाला जाता है उसी को क्या कहा जाता है? रेनॉल्ड्स संख्या, जो कि मेनली ईटा और रो पे डिपेंड करता है। और ईटा और रो क्रमशः तरल का शांत गुणांक व घनत्व, और वी यहाँ पे तरल के प्रवाह की चाल है, और डी उस नलिका का व्यास है जिसमें जिसमें द्रव का प्रवाह हो रहा है। जैसे किसी ट्यूब में अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो जो वाटर का डेंसिटी होगा, वाटर की जो विस्कोसिटी होगी, शांतता गुणांक, वाटर का जो घनत्व होगा, और जो ट्यूब का डायमीटर होगा, इन सब के प्रोपोर्शनल होता है आर ई, रेडियस रेनॉल्ड संख्या, सॉरी रेनॉल्ड संख्या आर ई से शो करते हैं इसे। इसके बाद है द्रवों के अवृत प्रवाह का समीकरण या अवृतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार जो क्षेत्रफल होता है, कोई ट्यूब है, किसी कहीं पे ट्यूब का एक सेक्शन ज़्यादा क्षेत्रफल का है, दूसरा सेक्शन कम क्षेत्रफल का है, तो जो बड़ा क्षेत्रफल का एरिया है वहाँ पे वेग अलग होगा v1, और जो कम क्षेत्रफल का एरिया है मान लीजिए वहाँ पे वेग v2 है। तो अवृत्ता का सिद्धांत ये कहता है कि जो उनका गुणनफल होगा a1 v1 वो a2 v2 के बराबर होगा। यानी क्षेत्रफल और वेग का जो गुणन होता है वो कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है समय के साथ। तो इसी को अवृत्ता का सिद्धांत कहते हैं। और द्रवों में भिन्न ऊर्जाएं भी होती हैं, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा, जो यहाँ पे दिखाई गई हैं। दाब ऊर्जा में आप जो दाब के कारण ऊर्जा होती है उसे दाब ऊर्जा कहते हैं। दाब ऊर्जा यहाँ पे निकाली गई है, किया गया कार्य बराबर बल गुणा दूरी। तो बल को हम ले सकते हैं पी ए, और दूरी हो गई हमारी एक्स। तो पी ए एक्स इसका फॉर्मूला बनता है, और अगर एकांक आयतन की निकालेंगे तो वो आ जाएगा पी, क्योंकि आप उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ए एक्स वॉल्यूम है तो पी ए एक्स का ए एक्स कैंसिल हो जाएगा तो पी बच जाएगा। यहाँ पे गतिज ऊर्जा भी बताई गई है। गतिज ऊर्जा आप जानते हैं हाफ एम बी स्क्वायर होती है। यहाँ पे अगर आप इसको एकांक आयतन की निकालेंगे, वी से डिवाइड कर दीजिए तो एम अपॉन वी क्या बन जाएगा? रो। तो आपको जो एक्सप्रेशन है हाफ रो वी स्क्वायर हो सकता है एकांक आयतन के लिए गतिज ऊर्जा। इसी तरीके से स्थिर ऊर्जा दिखाई गई है। आप जानते हैं स्थिर ऊर्जा mgh होती है द्रव की। अगर उसे फिर एकांक आयतन में आप परिवर्तित करेंगे तो उसे रो जी एच में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा? रो जी एच। तो ये द्रव में एकांक आयतन के लिए ऊर्जाओं का फॉर्मूला दिखाए गए हैं, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा, जो आने वाले टॉपिकों में यूज़ होंगी। तो कृपया से अच्छे से पढ़ें, समझें, अपनी जगह पे नोट्स बनाएं, और अगले वीडियो का वेट करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए धन्यवाद।